नमस्कार फ्रेंड्स, विजेता एकेडमी के इस YouTube मंच से मैं राहुल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी की श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित हैं और एसएससी जीडी के जैसा कि पिछले वीडियो में ये था कि हम वन लाइनर जीके को हमने स्टार्ट किया है, तो आइए वन लाइनर जीके के साथ आगे बढ़ते हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो समर्पित रूप से साइंस विषय से संबंधित है। तो साइंस विषय से हम देखेंगे कि जो मुख्य क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी में वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो जीडी की परीक्षाओं में निरंतर वो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये हमारा विजेता एकेडमी का शौर्य बैच कल से लॉन्च हो चुका है। हमारा प्रथम बैच 21 जुलाई से, आगामी जो हमारी बैच स्टार्ट होगी वो 28 जुलाई दिन सोमवार से स्टार्ट होगी। द्वितीय बैच हम लिमिटेड सीट 30 स्टूडेंट के साथ, लिमिटेड सीट के साथ ये बैच शुरू कर रहे हैं और 3 विषय की कक्षाएं सायं 4 बजे से 7 बजे तक संचालित है और सुबह में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। हमारा ये पता है 2nd फ्लोर ऐश्वर्य भवन, हाई कोर्ट, ओल्ड हाई कोर्ट रोड, नियर डीपी विप्रा कॉलेज, बिलासपुर। आइए वन लाइनर जीके के पार्ट 2 का जो आज सब्जेक्ट है हमारा साइंस, उससे देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी चार्ल्स डार्विन ने। ये उनकी रचना है चार्ल्स डार्विन की। और चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को कहते हैं विकासवाद का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और इस तरह से कालांतर में विकासवाद के जनक माने जाते हैं चार्ल्स डार्विन, विकासवाद के जनक, यानी कि फादर ऑफ इवोल्यूशन। और इस तरह से उन्होंने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी को चर्चित रूप से जाना जाता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र में जो मुख्य रूप से घटक होते हैं वो एक डीएनए, दूसरा आरएनए, यानी ऐसे लिखते हैं आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स। तो इन चीजों से बने होते हैं मुख्य रूप से गुणसूत्र। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स, और मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी है, 23 पेयर्स होती है, जिसमें कि 22 पेयर जो होते हैं मेल में, वो 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23वां पेयर होता है, मतलब एनी ऑफ द 23 पेयर, यानी 23rd पेयर, तो 23वां जो पेयर होता है वही सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं X और Y से। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो उसका उत्तर होगा कि कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो है डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। इंग्लिश में इसी को अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द जेनेटिक मटेरियल इन सेल, तो बोलेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सेल। तो ये जो प्रश्न आपने अभी तक देखे, ये प्रश्न 2 चैप्टर से संबंधित है। वो एक चैप्टर है अनुवांशिकी और दूसरा चैप्टर है जैव विकास। तो अनुवांशिकी और जैव विकास से संबंधित हमने वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ से। आइए आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, यानी मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो किस प्रकार के
उत्पन्न होता है, किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर अक्सर गंदे पानी में उत्पन्न होता है, गंदे पानी में उत्पन्न होता है। मलेरिया जिस मच्छर के कारण होता है उस मच्छर को फीमेल एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। और कहीं भी अगर पानी जमा हो तो वो घातक है, चाहे वो पुराने टायर में या बरसात का पानी अगर कहीं जमा हो किसी बाल्टी में, तो बहुत ध्यान से ये कोशिश करें कि आपके घर की छत पर, घर की छत पर अगर कोई बाल्टी या कोई बर्तन है तो वो उल्टा रखा हुआ हो। दूसरा कि कहीं आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी कहीं इकट्ठा हो, जैसे कूलर में अगर पानी गर्मी का पड़ा हुआ है तो उसको हटा दें। कहीं भी अगर पानी पड़ा हुआ है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, ब्लीचिंग पाउडर डाल दें और पानी के निकास की व्यवस्था करें। सोचिए, एक मच्छर के काटने की वजह से इंसान की जान जा सकती है, एक मच्छर के काटने से आदमी का सब काम अवरुद्ध हो सकता है। तो ये जो मच्छर अपने आप में जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है वो मलेरिया का वाहक है, यानी वो वेक्टर है। तो अगर क्वेश्चन बदल के पूछता है कि मलेरिया का वाहक कौन सा वेक्टर है, तो मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। और ऐसे जो मच्छर हैं वो गंदे और ठहरे हुए पानी में उत्पन्न होते हैं और मलेरिया बहुत ही घातक बीमारी है। तो जब आपसे एक मेरे प्रश्न कराने के पीछे कारण है कि वन लाइनर कहने को है, लेकिन हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके पीछे कारण है कि एक एक टॉपिक को बहुत सोच समझ के लिया गया है। और मलेरिया जैसे एक बीमारी है, आप अन्य बीमारियों को इस तरह से बेसिक को क्लियर कर सकते हैं आप कि पहले एक बीमारी है तो वो बीमारी का लक्षण क्या है, उस बीमारी का कारण क्या है। जैसे कारण है मादा एनोफिलीज मच्छर। इस मच्छर के काटने पर व्यक्ति जो मलेरिया से प्रभावित होता है उसके लक्षण क्या है, तो बहुत तेज ठंड लगती है, कपकपी लगती है और तेज जोरों की बुखार चढ़ती है। तो ये उसके लक्षण है। मलेरिया के लिए इलाज तो डॉक्टर बताएंगे। बचाव क्या है कि पानी, कहीं गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, हमेशा मच्छरदानी पर विश्वास करें और मच्छरदानी से लेके ऑल आउट से लेके गुड नाइट कॉइल जलाएं। घर की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों में जाली लगा के रखें जिससे मच्छर पास ना हो पाए। शाम के वक्त जो हमारे जो ट्रेडिशनल पारंपरिक उपाय थे, जैसे घर के पास हरी पत्तियों को इकट्ठा करके रखें, जो सूखा गोबर होता है उसको पास में जला के उसको धुआं करें जिससे वो मच्छर दूर हो पाए। तो आपके पास अनेकों ऐसे मच्छर को भगाने के उपाय हो सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास है और ऐसी ही चीजें हैं। तो मच्छर से बचने का क्या तरीका हो सकता है, जैसे हमेशा फुल बाह के कपड़े पहने, ये सारी चीजें। विकास के दृष्टिकोण से 7वां नंबर देखेंगे कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है। तो विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी सबसे अधिक समानता चिंपैंजी से है। यानी प्रश्न ये पूछता है कि मानव का जिस तरह से जैव विकास हुआ है उससे मानव किस दूसरे ऐसे जानवर से उनका आंतरिक और बाह्य, यानी हमारी जो एनाटॉमी है, आंतरिक रचना है और बाह्य शरीर रचना है, वो किससे मिलती जुलती, हमारी बुद्धि किससे मिलती जुलती है, तो चिंपैंजी से मिलती जुलती है। विकास के दृष्टिकोण से, from the point of view of evolution, which of the organism are the closest member of humans? The answer will be chimpanzee. 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना। मटर के पौधों को चुना। मटर के पौधों को चुनने के पीछे क्या कारण था, यह विषय वस्तु है क्लास 10th में। क्लास 10th की बायोलॉजी में जो जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी और जैव विकास का चैप्टर, उसमें है। मटर के पौधों को चुनने के पीछे उनका ये था कि मटर के पौधों में जो दोनों मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट दिखते हैं, गुण आसानी से देखा जा सकता है, मटर का पौधा किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। तो ये सारी कंसिडरेशन थी जो मेंडल ने देखी। और भी इसके अलावा काफी चीजें हैं, लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का श्रृंखला है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है। तो प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो किसका बना होता है,
दो कुंडलित धागों का बना होता है। ये कुंडलित धागे हैं क्या चीज? तो ये जो कुंडलित धागे हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन्स के बने होते हैं, और देखा जाए तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर का बना होता है। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर का बना होता है, वहीं पर वो मौजूद होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके प्रोटीन्स। किसने बताया कि जीन गुणसूत्र का भारी है? ये प्रश्न थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया था। सही प्रश्न इसका मैं अभी सुधारता हूं कि किसने बताया कि क्रोमोसोम्स जीन्स का वाहक है। तो ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था सटन और बॉवेरी। इन दो वैज्ञानिकों ने बताया कि क्रोमोसोम्स जीन्स का वाहक है। यानी जीन्स कहने का यहां मतलब है कि अनुवांशिक पदार्थ। यहां मैंने जीन को जीन जानबूझ के लिखा है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का वाहक है। यानी कहने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो वंशानुगत लक्षण है उन लक्षणों की वंशानुगति होती है, और उसको लेकर कौन जाता है? तो क्रोमोसोम्स लेकर जाता है, और जीन में वो कोडेड इंफॉर्मेशन मौजूद रहते हैं। तो ये किसने बताया? तो सटन और बावेरी, ये दो वैज्ञानिक थे, और उनका जो गुणसूत्र का सिद्धांत है यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सटन एंड बावेरी, वो ये बात बताते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है फ्रेंड्स? उस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन। भोजन का पचना एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यानी कि भोजन का पचना कोई मामूली बात नहीं है। भोजन का पचना एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है वो, यानी वो बहुत सारी प्रक्रिया का परिणाम है, तब जाके भोजन पचता है पूरी तरह से और शरीर में उपयोग में आता है। जब आप भोजन के पाचन की प्रक्रिया को देखेंगे तो पाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है जब भोजन को अपने मुंह में लेते हैं तो उसको अंतर ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, और स्वांगीकरण के माध्यम से जो भोजन से जो हम रस प्राप्त करते हैं यानी भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह हमारे रक्त की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में से होते हुए संपूर्ण शरीर में जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है उसका, और जो अपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम निष्कासन कहते हैं या बर्हिष्करण कहते हैं या उसको उत्सर्जीकरण कहते हैं। सब एक ही बात है, बर्हिष्करण कहें चाहे निष्कासन कहें चाहे उत्सर्जीकरण कहें, वो सब एक चीज है। तो ये तो अंग्रेजी में जब इसको बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? अंतर्ग्रहण को कहा जाता है इंजेशन, पाचन को डाइजेशन, अवशोषण को एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण को एसिमिलेशन और निष्कासन को इजेशन कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो ग्रेगर जोहानन मेंडल, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहानन मेंडल, और ये जो थे इन्होंने दो प्रकार के विकल्पी लक्षण यानी जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर थे उनका प्रयोग किया। एक लक्षण है जिसको हम लिखते हैं जिसको बोलते हैं फेनोटाइप, और एक लक्षण है जिसको बोलते हैं जीनोटाइप। अब आपको आज फेनोटाइप और जीनोटाइप के अर्थ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, जो हमारे शरीर के बाह्य अंग हैं जिसको देख के हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे आंखों का रंग, जैसे नाक की बनावट, जैसे बाल का रंग, जैसे शरीर की कद काठी, जिसे आप देख सकें वो
फेनोटाइप हैं, और जो शरीर के अंदर में रहते हैं लक्षण, उन लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं, जो जिससे जीन इम्पैक्ट करता है। वैसे तो दोनों को करता है, लेकिन फेनोटाइप जिसको आप बाहर से देख सके, समझ सके, जैसे नाक की बनावट हो गई, होठ की बनावट हो गई, शारीरिक कदकाठी हो गई, चमड़ी का रंग हो गया, ये सब फेनोटाइपिक कैरेक्टर हैं। और जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है? जैसे हमारी आवाज जीनोटाइपिक कैरेक्टर है, गुस्सा आना या कोई बीमारी है, या जिस तरह से हम तीक्ष्ण बुद्धि या मंद बुद्धि के होते हैं, ये सब जीनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं, जो माता पिता से गुण बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, उसको बोला जाता है। अब एकल सकर क्रॉस को ही हिंदी में पढ़ना और भी मुश्किल है इसको, तो इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधों का अनुपात था। क्या अनुपात था लंबे और नाटे पौधों का? तो 3:1 अनुपात था। और इसी का जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया, इस क्वेश्चन में 14 नंबर में डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर थे उसका अनुपात क्या था? उस अनुपात को याद रखेंगे, 9:3:1, 9:3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं कि स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी सभी के सभी ऑटोसोम्स होते हैं। स्त्रियों में all 23 pairs are autosomes, male में all 22 pairs are autosomes, just one single pair is sex chromosome which is XY। आइए देखते हैं पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया, तो इस क्वेश्चन का जवाब कंप्लीट हो गया, XY। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, किसके द्वारा की गई? तो प्राकृतिक चयन मतलब इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो हमारे यहाँ विजेता एकेडमी में एक विशेषता है कि बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, यानी एसएससी की क्लासेस हो, चाहे बैंकिंग की क्लासेस हो, अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, हम कोर्सेज को दोनों माध्यम के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि भाषा की कभी किसी को दिक्कत ना आए। इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना करने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। इसका मतलब यह है कि दुनिया में वही जीता है जिसको प्रकृति चयनित करती है। प्रकृति ने जिसे चयन नहीं किया वो दुनिया से सदा के लिए विदा हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के पीछे चार्ल्स डार्विन ने कुछ बातें बताई। उन बातों में सबसे पहली बात यह है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन जीवों के पास जनन करने की असीमित क्षमता है। पुरुषों मतलब नर की बात बता रहा हूं, नर की जनन करने की असीमित क्षमता है। जैसे जैसे जनन अधिक से अधिक होता जाएगा वैसे वैसे आबादी बढ़ती जाएगी। पहले तो अनलिमिटेड पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है। दूसरा, जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संसाधन घटते जाएंगे, और जब संसाधन कम होंगे तो उन संसाधनों के लिए संघर्ष बड़ा होगा, और जैसे संघर्ष में रहेगा वही जो उस संघर्ष से जीतेगा। यानी नेचर जिसे सिलेक्ट करती है धरती पर वही जीता है। इसलिए नेचर धरती पर कुछ जीवों को रहने के लिए कुछ गुण प्रदान करता है। क्या गुण? जैसे देखिए, हरे रंग के पेड़ के ऊपर अगर हरा कीड़ा हो, हरे रंग के पेड़ के ऊपर अगर हरा कीड़ा हो तो वो कैमोफ्लेज हो जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन वही अगर लाल कीड़ा हो तो दिख जाएगा, और कीड़े को खाने वाले जीव उसे खा जाएंगे, तो नेचुरली लाल रंग के कीड़े की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और हरे रंग की पॉपुलेशन या तो उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। धरती पर जीता वही है जिसको नेचर सेलेक्ट करती है। और आगे जाके ये सिद्धांत और अच्छा से बताया वैज्ञानिकों ने, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जिसको बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। योग्यतम की उत्तरजीविता का
आगे देखिएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? तो आज जो मानव नजर आता है, मानव का उद्भव अफ्रीका महादेश में हुआ। और अगर कोई पूछे कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्र में हुई थी। यानी वहां से ये जीवन, वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो वहां से ये जीवन चलता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो किया वो ग्रेगर मेंडल ने किया। यानी कि जो वंशागत नियम है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसका प्रतिपादन इन्होंने किया। आगे देखते हैं, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जैव विकास को सबसे पहले समझाने का उद्देश्य महान वैज्ञानिक को दिया जाता है, जो विकासवाद के प्रणेता थे, जिसने विकासवाद जैसी अवधारणा को सबसे पहले दुनिया में ला के रखा। उनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। एक महान वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जिनके योगदान से विज्ञान की एक नई शाखा जैव विकास स्टार्ट हुई। विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया कि विभिन्नताएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक विभिन्नता को कहते हैं फेनोटाइप और दूसरी विभिन्नता को कहते हैं जीनोटाइप। ग्रेगर मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर मेंडल व्यक्तिगत जीवन में एक पादरी थे। अंग्रेजी में पादरी को कहते हैं क्लर्जी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? जाहिर सी बात है कि जनक पीढ़ी को कैपिटल लेटर टी से सूचित करेंगे या कैपिटल पी से, जो भी है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। आगे देखते हैं, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, अभी हमने इसको देखा, चिंपैंजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह शाखा क्या कहलाती है? तो शाखा कहलाती है अनुवांशिकी, इसको जेनेटिक्स बोला जाता है। पक्षी तथा तितली के अंग हैं, किस प्रकार के अंग हैं? तो पक्षी तथा तितली के जो अंग हैं उनको एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तापमान, वर्षा, पवन, टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड, ये किस प्रकार के पर्यावरण के कारक हैं? तो किस प्रकार के पर्यावरण के कारक हैं? तो ये है अजैव। और अगर दूसरा शब्दों में देखा जाए तो ये सभी के सभी प्राकृतिक कारक हैं। अजैव कारक हैं, प्राकृतिक कारक हैं, इनका नियंत्रण संभव नहीं है, कुछ सीमा तक ही इनका नियंत्रण किया जा सकता है। आइए देखते हैं, इसके अलावा ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अनुपात में तोड़े जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके सरल अणु के रूप में तोड़े जा सकते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। यानी कि वैसे पदार्थ जिनको जैविक प्रक्रिया का उपयोग करके, जैविक प्रक्रिया मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको सूक्ष्म जीव उस पर कार्य करके, सूक्ष्म जीव उसको कार्य करके उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, उसका अपघटन कर सकते हैं, और फिर वो चीज मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाएगी और उसका जो अवशेष है वो अवशेष मिट्टी के उर्वरा शक्ति के लिए साधक होगा, उर्वरा शक्ति के लिए उपयोगी होगा। ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की जो व्यवस्था पहले चलती थी, उस सिंचाई की व्यवस्था को क्या कहा जाता था?
इसको लिखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसको कहा जाता था कुल, KULH, कुल। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ वो पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में रैनी नामक गांव में एक स्पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को, स्पोर्ट का उत्पाद बनाने वाली कंपनी को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और वो खेल के उत्पाद बनाने वाली कंपनी उन जंगलों को काटने के लिए आई थी। तो वहां की महिलाओं ने सबसे पहले इस आंदोलन को का बिगुल बजाया, और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में ये एक अग्रणी पर्यावरणीय आंदोलन में से एक जाना चाहता है। उसमें से एक बहुत नायिका महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी। तो उनके प्रयास से ये चिपको मूवमेंट इतना ज्यादा, उस पूरे गांव की महिलाओं के सामूहिक प्रयास से इस चिपको आंदोलन को बड़ा बल मिला, और ये आंदोलन 70 के दशक में हुआ। तो चिपको आंदोलन के एक बड़े अग्रणी नेता थे जिनका नाम था, मशहूर पर्यावरणविद थे, जिनका कुछ साल पहले निधन हो गया। उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये दिवंगत है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहा जाता है पराग कोश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोश कहा जाता है, यानी कि पुंकेसर फूल का वह भाग है जो नर भाग है। फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पर स्थित होता है पराग कोश। पराग कोश में मौजूद रहते हैं पराग कण। ये वो कण हैं जो परागण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि परागण में इनकी बड़ी भूमिका है। और जो पराग कोश होता है वो उसमें पराग कण होते हैं। तो ये पुंकेसर के भाग पर निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? आगे जाकर अंडाशय की दीवारें फल का निर्माण करती है। बीजांड की दीवारें जब मोटी हो जाती है तो वो क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जो बीज होता है उस बीज के बाहर की जो सीमा है, यानी बाहर की जो उसकी कवरिंग है, उसको बीजावरण कहा जाता है, बीज के ऊपर का आवरण। स्त्रियों को मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो स्त्रियों का जब मासिक चक्र होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर है 17वें दिन। लैंगिक जनन संचारित रोग है। वे कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप संचारित होते हैं? इन्हीं रोगों को एसटीडीज कहते हैं। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी ऐसे रोग जो यौन संबंधों से एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो एचआईवी वायरस के कारण होता है, ऐसा रोग है एड्स, एक रोग है गोनोरिया, एक रोग है सिफिलिस। तो इस प्रकार के ऐसे रोग हैं। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? हमने बहुत बार चर्चा कर ली। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, पेयर को जोड़ा कहते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण हैं। समजात को इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। घास, लकड़ी, प्लास्टिक आदि पदार्थ है। घास, लकड़ी, पदार्थ, ये जो तीनों है, घास, लकड़ी और प्लास्टिक, वो किस प्रकार के पदार्थ हैं? जैव तथा अजैव और निम्नीकरणीय तथा अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक अनिम्नीकरणीय है या गैर निम्नीकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक।
प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और घास और लकड़ी जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये जैव है, और प्लास्टिक अजैव है क्योंकि प्लास्टिक मानव निर्मित है। जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार की क्या श्रृंखला है, एक बार आइए देखते हैं दोस्तों। जलीय आहार की श्रृंखला है, सबसे पहले बात करते हैं जलीय आहार में, तो जल में रहने वाले जीवों का जो उत्पादक है वो उत्पादक है शैवाल। शैवाल को जो खाते हैं वो कौन खाते हैं शैवाल को, तो शैवाल को खाते हैं जलीय कीड़े, और जलीय कीड़ों को खा जाती हैं मछलियां। तो शैवाल, जलीय कीड़े और मछलियां, यहाँ जो लिखा हुआ है यानी कि ये है फूड चेन, आहार श्रृंखला। तो फूड चेन हमेशा जो रहता है, फूड चेन वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशा में चलता है। फूड वेव जो होता है, खाद्य जाल, वो एक दिशा से अलग दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। अब वनीय आहार श्रृंखला है, यानी वन में जो आहार श्रृंखला दिखाई देती है वो किस प्रकार की आहार श्रृंखला है, तो वो आहार श्रृंखला है घास। घास जो होते हैं वो उत्पादक है, उन्हें कोई खाता है, यानी घास को खाती है हिरण। घास को खाता, इस तरह से नहीं लिखते हैं, लिखते हैं और सरलता से देखते हैं। घास को खाती है हिरण, हिरण को खाता है शेर, और शेर अल्टीमेटली शेर को क्या खा जाता है, तो शिकारी पक्षी, यानी इसको बोलते हैं हॉक। यहाँ क्या है कि ये जो हिरण है, घास उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। हिरण जो है वो क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। ये क्या है, ये कार्निवोरस है, यानी कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और शेर को भी मरने के बाद खा जाता है शिकारी पक्षी, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। आइए देखते हैं हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधों को पूरी दुनिया जानती है कि उनको कहते हैं उत्पादक। पूरी दुनिया में उत्पादन वही करते हैं, केवल हरे पौधे हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। और इसलिए प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वे स्वपोषी होते हैं, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जंगली जानवर या मनुष्य क्या कहलाते हैं, जंगली जानवर या मनुष्य कहलाते हैं उपभोक्ता। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, समस्त धरती पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत और सबसे मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य। सूर्य, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ और नेचर। इंटायर सोलर सिस्टम के लिए, इंटायर सोलर सिस्टम के लिए, और उसमें पृथ्वी भी शामिल है, तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वो है सूर्य। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, तो ये क्या है, जीवाणु और कवक क्या है, ये वेक्टर है। इनके वजह से क्या होता है, रोग भी होता है। ये क्या है अपने आप में, अगर इनको देखा जाए तो ये अपने आप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवाणु अपने आप में सूक्ष्म जीव भी होते हैं और रोगों के वाहक होते हैं। CFC का फुल फॉर्म पूछ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC। एक्वेरियम क्या है, तो एक्वेरियम एक जलीय पारितंत्र है, जो कि जलीय पारितंत्र मानव निर्मित होता है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, यानी मृत शरीर पर जो कार्य करके उसको पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, उसका अपघटन कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको मृत पोषी कहते हैं। अब आप समझिएगा कि जो
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो 3 प्रकार का होता है, यानी कि परपोषी पाचन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम सेप्रोट्रॉपिक, एक को कहते हैं पैरासाइटिक और तीसरे को कहते हैं होलोजोइक। इंसान जो आता है वो आता है होलोजोइक में। सेप्रोट्रॉपिक जो होता है सड़े गले मृत पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको मृतपोषी कहते हैं। जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रह के या शरीर के ऊपर रह के जो भोजन और आश्रय प्राप्त करते हैं उनको परजीवी कहते हैं। और मानव जैसे जो जीव हैं जिनके पास भोजन को पचाने की और पोषण लेने की अपनी एक वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म है, उसको हम होलोजोइक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, तो वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं ऐसे लोग शमिश होते हैं। मतलब कि वो मांस भी खाते हैं और ऐसे भी खाते हैं। तो यहाँ क्या है, ऐसे जीवों को सर्वभक्षी कहते हैं। किसी सावन का महीना चल रहा है, किसी के साथ कोई ऑफेंस नहीं है हमारा, जिनको खाना है वो खा सकते हैं, जिनको नहीं खाना है वो नहीं खाएं। तो मनुष्य जो है या जंतु जो है वो दोनों का भक्षण करते हैं, इसलिए सर्वभक्षी हैं। सर्वभक्षी को ही ओमनीवोरस कहा जाता है। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के नॉन वेजिटेरियन और बहुत तरह के वेजिटेरियन हैं आजकल इंसान की अगर बात की जाए तो। आगे देखते हैं। ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? ओजोन परत बड़ी ही हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है, और वे किरणें जो है जो अपने आप में इतनी स्पीड से वो किरणें आती हैं और उन किरणों में इतनी अधिक वेधन क्षमता होती है कि हमारे स्किन को भेद कर वो सबसे नाजुक जो हमारे कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को तबाह कर सकती है। इंसान तो फिर भी एक प्रकार का जीव है, इंसान से भी कई नाजुक जीव हैं जिन जीवों पर उन परावैंगनिक किरणों का नुकसान हो सकता है, और उसके लिए जो जीवनदायी परत है ओजोन परत वही अवशोषित करती है। तो ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? परावैंगनी विकिरणों को। इन्हीं परावैंगनी विकिरणों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहा जाता है। ओजोन क्या है? ओजोन एक परत है जो परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में। इसी वजह से ओजोन के पाए जाने के कारण एक स्फीयर को नाम दे दिया गया है अलग से ओजोनोस्फीयर, लेकिन ये स्ट्रेटोस्फीयर के थोड़ा ऊपर और मेसोस्फीयर के स्टार्टिंग जगह पे पाया जाता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो देखिए आगे 54 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है, एक है जैव घटक और एक है अजैव घटक। जैव को कहते हैं एनवायरमेंट, जैव को कहते हैं बायोटिक और इनको कहते हैं एबायोटिक। पर्यावरण जिन प्राकृतिक घटकों का बना हुआ है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नेचर खुद बनाई है, जैसे पत्थर, पहाड़, जंगल। मतलब जंगल तो इस तरह से है कि जंगल में जीव जंतु भी हैं, जैसे पानी है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सनलाइट है, ये सब चीज अजैव घटक है। जैव घटक जिनमें जीवन हो, जिनमें जीवन हो वो जैव घटक है, जिसमें जीवन न हो वो अजैव घटक है। ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? तो ओजोन का जो एक अणु होता है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला O3 होता है। आगे देखते हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन है? घास एक स्थलीय पारितंत्र है और उस स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक कौन होगा? तो स्वयं घास। परावैंगनी विकिरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बहुत खतरनाक रोग उत्पन्न होता है मनुष्य में, वो है त्वचा रोग, और आंखों की सेल भी खराब हो सकती है, तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। वायुमंडल कितने परतों में बटा होता है? किसी सेपरेट क्लास में हम देखेंगे उसका स्लाइड भी।
वायुमंडल की पहली धरती के सतह से सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। आगे जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल। इस तरह से हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। पादप खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? पादप खाने वाले जीवों को कहा जाता है कि वे शाकाहारी है, हर्बीवोर्स। बायोगैस एक किस प्रकार का गैस है? तो बायोगैस एक प्रकार का जैव निम्नीकरणीय गैस है और ये गैस, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। तो बायोगैस एक प्रकार का ऐसा गैस है जो प्रकृति में उत्पन्न होता है, खुद स्वयं भी, मनुष्य भी उसको, उन गैसों का सृजन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस भी एक प्रकार का ऐसा गैस है जो पर्यावरण में प्रदूषण पैदा करता है, लेकिन कम प्रदूषण पैदा करता है, उतना ज्यादा हानिकारक नहीं है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को जाहिर सा बात है कि उपभोक्ता ही कहा जाएगा। मैदानी पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है? कुछ भी हो सकता है तृतीयक उपभोक्ता, जैसे घास। घास को खाता है ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर को खाता है मेंढक, मेंढक को खा जाता है सांप। तो इस तरह से सांप तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ऐसे कई सारे उदाहरण बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है इस क्वेश्चन का जवाब। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन क्या है? तो हिरन अपने आप में एक तो शाकाहारी और शाकाहारी के साथ वो क्या है? तो वे उपभोक्ता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। किसका आहार श्रृंखला में शाकाहारी से किसका निर्माण होगा? तो एक चेन बनेगा, यानी श्रृंखला आगे बढ़ेगी। श्रृंखला जो आगे बढ़ेगी उसमें जो दूसरे जीव हैं उनके लिए भोजन निर्माण होगा। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म उपभोक्ता जो जीव है, जो सबसे आखिर में जिन तक भोजन पहुंचता है, उनको अपघटक कहा जाता है, यानी कि वे जो है डिकम्पोजर्स हैं। आगे देखते हैं, ओजोन परत का अवक्षय का एक मुख्य कारक क्या है? तो ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, गैस है, क्लोरोफ्लोरो गैस का बहुत अत्यधिक उत्सर्जन जिस तरह से हो रहा है। जैसे हम स्प्रे यूज करते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारक है। जल, वायु, जल, मृदा क्या है? वायु, जल, मृदा, ये सब पर्यावरण के एक तो अजैव कारक है या अजैव घटक है। यूरो 11 का संबंध किससे होगा? यूरो, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होगा। भूमिगत जल का बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? गीजर या हॉट वाटर स्ट्रीम। केचुआ, एक केचुआ क्या है? केचुआ मिट्टी में रहकर जीवन यापन करने वाला उपभोक्ता है। तो आज हमने 70 क्वेश्चन की एक श्रृंखला ली थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए और विजेता एकेडमी को अपना स्नेह बनाए रखें। हमारे विजेता एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।